नमस्कार, आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी में जुटे होंगे। ये प्रश्न पत्र प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र है 2022-23 का। इस वीडियो में इसका फुल सॉल्यूशन है, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, जिससे आप लोग अपनी तैयारी को और अच्छे तरीके से बढ़ा सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, किसी विद्युत परिपथ में 6 वोल्ट की बैटरी द्वारा 10 मिनट तक 60 mA द्वारा धारा प्रवाहित की जाती है, बैटरी द्वारा व्यय विद्युत ऊर्जा होगी। अब इसमें विद्युत ऊर्जा पूछ रहा है, तो सबसे पहले तो हम इसमें देख लेते हैं कौन कौन क्या चीज़ है, फिर इसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। वैसे इसका आंसर क्या होगा, 216 जूल होगा, लेकिन होगा कैसे इसको हम लोग पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि कौन क्या है। हम यहाँ पर आई मतलब धारा, ये क्या है, धारा कितना है मेरा, धारा यहाँ पर दिया गया है 60 mA। अब इसको हम अगर एम्पियर में चेंज करते हैं तो कितना हो जाएगा, I = 60 एम्पियर अपान, यहाँ पर आपका एक क्योंकि हटा यहाँ पर, तो ए आ जाएगा नीचे 1000। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, आई धारा। अब धारा के बाद हमको क्या निकलता है, टाइम हम निकाल लेते हैं। तो टाइम बराबर हमारा कितना है, 10 मिनट है। अब 10 मिनट को हम सेकंड में चेंज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 60 × 10 = 600 सेकंड। ठीक है, और इसके बाद हमको क्या दिया गया है कि विद्युत परिपथ में 6 वोल्ट की बैटरी द्वारा, यानी हमको वोल्ट कितना मिल रहा है यहाँ पर, 6 वोल्ट। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये कैसे हल होगा। तो इसको हल करने के लिए हम सबसे पहला नंबर सूत्र लगाएंगे, Q = IT। अब Q क्या होता है, Q मतलब कूलाम होता है। कूलाम का पहले मान निकालेंगे, इसके बाद फिर हम लोग दूसरे सूत्र में इसको रख करके सॉल्व कर लेंगे। तो Q = IT, I का मान हमारा क्या दिया गया है यहाँ पर, 60 अपान 1000 मल्टीप्लाई आपका यहाँ पर क्या है, 600 सेकंड। ये क्या है यहाँ पर, एम्पियर है। अब इससे ये 1 2 3 ये कट गया, बराबर कितना हो गया, 36 सेकेंड और एम्पियर में आ रहा है, मतलब सेकेंड एम्पियर है, यानी 36 एम्पियर आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो कूलाम बराबर ये हमारा प्राप्त हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो Q = 36 कूलाम, हमारा कूलाम कितना प्राप्त हो रहा है, 36 यहाँ पर कूलाम प्राप्त हुआ। अब हम आगे कैसे करते हैं, इसके बाद एक फार्मूला होता है किसका, विद्युत ऊर्जा, W वर्क किया गया कार्य बराबर VQ। अब VQ क्या होता है, VQ, अब हम देखिए यहाँ पर V लिखा हुआ है, V कितना है, 6 वोल्ट। तो V के स्थान पर हम 6 करेंगे और Q के स्थान पर 36 करेंगे, और ए क्या हो गया, वोल्ट हो गया, और ए क्या हो गया, C हो गया, कूलाम। तो ये हमारा निकल आएगा जूल में आंसर। तो क्या हो जाएगा आपका 216 जूल। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप इस प्रश्न को आप समझ सके कि नहीं। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, 12वां नंबर। एक दंड चुंबक को धागे की सहायता से बिल्कुल मध्य में बांध करके स्वतंत्रतापूर्वक लटकाया गया है। चुंबक के निकट धागे पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो देखिए, हम लोग जब चुंबक लेते हैं तो चुंबक कैसा होता है, ये मान लीजिए हम लोग एक चुंबक ले लिए हैं। ठीक है, आप लोग को पता होगा कि चुंबक जो होता है वो नॉर्थ और साउथ उसके जो क्षेत्र होते हैं। तो जब हम लोग इसके बीच में मान लीजिए कोई धागा बांध देते हैं, ठीक ना, स्वतंत्र पूर्वक इसको लटका देते हैं, तो हमारा इसमें बोला चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो ऐसे तो हमारा जो दिशा होना चाहिए तो नॉर्थ और साउथ दोनों होगा, क्योंकि इसमें ये तो बोला नहीं है किसी मतलब एक बताने के लिए, तो नॉर्थ साउथ दोनों हो सकता है। इसमें ऑप्शन भी दोनों दिया गया है, C और D, लेकिन फिर भी हम लोग लगभग में इसको ले सकते हैं। इसका आंसर मुख्य रूप से तो नॉर्थ और साउथ दोनों ही होगा। ठीक है, लेकिन इसका आंसर आपका D नंबर है, दक्षिण की ओर। ठीक है, आगे ले लेते हैं, क्या है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। अब चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तो शून्य होता है, इसके भीतर जाने पर घटता है, या इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, या सभी बिंदुओं पर समान होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी बिंदुओं पर समान होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, दिष्ट धारा मोटर में प्रयुक्त विभक्त वलय का कार्य क्या होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, कुंडली के
पूर्ण घूर्णन के पश्चात धारा की दिशा उत्क्रमित करना। ठीक है, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 15वां हम लोग देख लेते हैं, तांबे के तार की आयताकार कुंडली किस चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रही है? इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? तो इसका क्या होगा? इसका आंसर आधा होगा। आधा परिभ्रमण जब होता है तो उसमें परिवर्तन हो जाता है। दो सर्वसम चालक तारों को किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में फिर समांतर क्रम में समान विभवांतर के साथ संयोजित किया जाता है। श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4:1। 17वां नंबर देख लेते हैं, फ्यूज तार का महत्वपूर्ण गुण क्या होना चाहिए? फ्यूज तार का महत्वपूर्ण गुण क्या होना चाहिए? अब देख लीजिए, इसमें ऑप्शन देखिए क्या दिया गया है। इसका गलनांक निम्न होना चाहिए, इसमें पर्याप्त मोटाई होना चाहिए, इस परिपथ के साथ समांतर क्रम में लगना चाहिए। तो पहली चीज़ तो एक गलत है, यहाँ पर श्रेणी क्रम में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? श्रेणी क्रम में। अगर एक क्वेश्चन नहीं है तो उपरोक्त सभी तो होगा नहीं, यानी ये दो प्रश्न, दो जो है आपका ऑप्शन एक खत्म हो जाता है। बचता क्या है? गलनांक निम्न होना चाहिए या मोटाई पर्याप्त मोटाई का होना चाहिए। तो फ्यूज तार जो होता है वो एकदम, आप लोग देखे होंगे, जो टंगस्टन मतलब जो फ्यूज तार होता है एकदम पतला सा बना होता है, तो पर्याप्त मोटाई इसके लिए आवश्यक नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका गलनांक निम्न होना चाहिए। इसके बाद क्या है? किसी वस्तु का त्वरण शून्य होने पर भी किसी क्षण वेग अशून्य हो सकता है। किसी क्षण किसी वस्तु का, मतलब पहला नंबर वो है और दूसरा नंबर आपको क्या मिल रहा है? किसी क्षण किसी वस्तु का वेग अशून्य होता है तो उसका त्वरण क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। मतलब एक में त्वरण शून्य है और एक में त्वरण अशून्य है। ठीक है, अब हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। तो क्या होगा कि यदि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, मान लीजिए कोई वस्तु है, अगर इसको हम ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकते हैं तो अधिकतम ऊंचाई के बिंदु पर इसकी क्या हो जाएगी? चाल क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है, क्योंकि हम कोई भी वस्तु फेंकेंगे ऊपर, मान लीजिए गया, ठीक है, और यहाँ से आने के बाद ये नीचे उतरने लगेगा, तो यहाँ पर इसकी चाल क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। ठीक, इसके बाद क्या होता है? परंतु गुरुत्वाकर्षण के कारण गुरुत्वीय त्वरण के बराबर ऊर्ध्वाधर नीचे ही रहता है। ठीक है, तो इसका आपका जो आंसर होगा, तो जब अगर त्वरण आपका शून्य है और वेग क्या होगा? अशून्य होगा। ठीक है, त्वरण जब शून्य है, वेग अशून्य है, तो ये क्या है? ये सत्य है। और दूसरा क्या है कि किसी क्षण अगर वस्तु का वेग अगर आपका अशून्य हो, मतलब वस्तु का वेग अगर शून्य हो जा रहा है और त्वरण अशून्य है, तो ये भी सत्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पी और क्यू दोनों सत्य हैं। आ जाइए 19वां प्रश्न देखते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया। आप लोग इसको देख करके समझ गए, क्रिया एवं प्रतिक्रिया, यानी क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया। एक इस पर होता है, विपरीत प्रतिक्रिया होती है। क्रिया के प्रति समान दिशा में कुछ नहीं होता। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ये न्यूटन का नियम है। अब 20वां प्रश्न देख लेते हैं और इसमें लास्ट में सॉल्यूशन भी है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे और आप लोग इसमें पूरा देखिएगा, क्योंकि आप देखेंगे नहीं तो समझेंगे कैसे। डायरेक्ट आंसर बताने के लिए तो मैं बता दूंगा शून्य हो गया, लेकिन हुआ कैसे शून्य आपको जानना ये जरूरी है। तो दो वस्तुएं, प्रत्येक का द्रव्यमान आपको ये दिया गया है, एक ही सीधी रेखा में एक दूसरे की विपरीत दिशा में गति कर रहा है। टकराने के पहले दोनों की चाल इतना है, तो टकराने के बाद यदि दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो उनका सम्मिलित वेग क्या होगा? अब देखिए, इसके लिए हम पहले देख लेते हैं कि फर्स्ट नंबर यहाँ पर हम सॉल्यूशन ले लेते हैं। सॉल्यूशन, अब हम इसका सॉल्यूशन जब करते हैं तो देखिए क्या है कि यहाँ पर द्रव्यमान दिया गया है, दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु नहीं है। यहाँ पर दो वस्तु है और उनका द्रव्यमान 2 किलोग्राम है। तो हम मान लीजिए मास ऑफ ए, मतलब कोई वस्तु हम ए ले लेते हैं, उसका द्रव्यमान हमको कितना मिलता है? 2 kg। ठीक है, और एक सेकंड वस्तु ले लेते हैं, एक सेकंड वस्तु ले लेते हैं एम बी मान लीजिए, ठीक ना। इससे ए वस्तु एक है, एक वस्तु बी है, तो इसका भी द्रव्यमान कितना है? 2 किलो है। इसके बाद क्या बोल रहा है कि ये सीधी रेखा में एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं, तो यानी एक पॉजिटिव में होगा और एक निगेटिव में होगा। तो हम यहाँ पर म्यू ए बराबर कितने, विपरीत दिशा में तो एक गति कर रहा है, लेकिन कितने स्पीड से टकराने से पहले दोनों की चाल क्या है? विपरीत दिशा में जब गति कर रही है तो इसकी चाल क्या है? 2.5 मीटर पर सेकेंड, यानी 2.5, मैं पॉइंट लिखा हूँ, 2.5 मीटर सेकेंड।
अब क्या है कि मीटर सेकंड एक किसका हो गया, ए का, मतलब एक वस्तु का। दूसरी वस्तु क्या है, यहाँ पर देखिएगा कि ये दोनों विपरीत दिशा में है, यानी एक पॉजिटिव में है तो दूसरा कैसे होगा, निगेटिव में होगा। तो म्यू बी बराबर हम लोग क्या ले लेते हैं, 2.5 m/s, ठीक ना, मीटर पर सेकंड। ये आपका ये इतना हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, एक नियम होता है, आप लोग अगर पढ़े होंगे तो पता होगा, संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम, यह नियम कहता क्या है, संवेग संरक्षण का नियम कहता है कि टक्कर पूर्व संवेग, ठीक ना, टक्कर से पहले जो संवेग था, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ठीक। तो टक्कर से पहले का संवेग हम बराबर किसके लेते हैं, टक्कर के बाद का संवेग, टक्कर के बाद का संवेग। अब टक्कर के पहले का संवेग क्या है, टक्कर के पहले का संवेग हमारा जो है, पहले इसका फार्मूला लिख लेते हैं। तो यम ए म्यू ए प्लस एम बी म्यू बी, ठीक है, इसको हमको रखना है मान। इसके बाद क्या होता है, एम ए प्लस एम बी, इसको हम ब्रैकेट ले लेते हैं और मल्टीप्लाई यहाँ पर म्यू, ठीक है। अब देखिए यम ए और म्यू ए, इसका मान हमको क्या दिया गया है, 2 गुणे म्यू ए का मान क्या है 2.5 है, प्लस इसका मान क्या दिया गया है, इसका मान एम बी का मान दिया है 2 है। इसको हम एक सेकेंड रुकिएगा, यहाँ पर क्या है कि 2 यहाँ भी है, एम बी का मान भी 2 है, मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ पर -2.5 हो जाएगा, इक्वल टू एम ए प्लस एम बी। एम ए प्लस एम बी का मान कितना है, 2 + 2 बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई म्यू का मान जो दिया गया है आपका 2.5, ठीक है। ये हमारा ए निकल आया म्यू। नहीं तो यहाँ पर हम लोग म्यू ही रखते हैं, क्या रखते हैं, म्यू ही रखते हैं, क्योंकि हमको म्यू का मान निकालना है। तो अब क्या होगा, क्योंकि म्यू का मान तो हमको पता नहीं, म्यू ए म्यू बी का मान हम लोग को पता है, म्यू का मान हमको पता नहीं है, तो हमको म्यू का मान ही निकालना है। अब देखिए यहाँ पर 2.5 ए प्लस में है, और ए इसका जब इसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ए माइनस में हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2.5 दूना 5 होता है, तो 5 - 5 बराबर कितना है, 2 + 2 बराबर 4 म्यू, ठीक है, 4 म्यू। अब यहाँ क्या आ गया, 5 - 5 बराबर 0 हो गया, तो हम लोग यहाँ लेते हैं 0 = 4 म्यू। अब म्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 × 0/4, तो यहाँ पर म्यू इक्वल टू 0, तो म्यू का मान क्या निकल आएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आज इस वीडियो में बस इतना ही, आपका कंप्लीट होता है फिजिक्स का सेकंड डे। अब कल हम लोग देखेंगे आपका 21 से लेकर के 30 तक के प्रश्न, तो आप लोग कल का वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है। और अगर जो इससे पहले का वीडियो ना देखे हों, वो उस वीडियो को ज़रूर देख लें, और आप लोग अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपका जो भी समस्या हो या जो आप सुझाव देना चाहते हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।